हेलो दोस्तों। मैम द्वारा सजेस्टेड सवाल जो फिजियोलॉजी का है वो ये है: कार्डियक साइकिल, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल मेडुला, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, oogenesis एंड ओव्यूलेशन, सलाइवा, स्टोमैक, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर। कार्डियक साइकिल, अच्छा वही है, सॉरी ये रिपीट हो गया, कार्डियक साइकिल तो है ही। उसके बाद कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद ट्यूबलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म एंड द रास सिस्टम, दैट इज़ द रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ऑल दिस आर द फिजियोलॉजीज के सजेस्टेड सवाल्स हैं ये सारे। तो देखो, फिजियोलॉजी को एक कहानी की तरह पढ़ेंगे हम लोग और कहानी की तरह ही समझेंगे, जो हमको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि फिजियोलॉजी एक्चुअली कैसे हमको याद रहता है। अगर आप फिजियोलॉजी को आप भूल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप भूल रहे हो, क्योंकि फिजियोलॉजी एक कहानी है। अगर इस कहानी को आप समझते हैं तो आप फिजियोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को डील करूँगा, वो भी अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल की। देखो दोस्त, कार्डियक साइकिल क्या होता है ना, कार्डियक साइकिल होता है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और साइकिल का मतलब होता है रिपीटेशन। अगर बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रहा है तो उसको कहते हैं रिपीटेशंस यानी साइकिल। यानी हार्ट की वो सारी एक्टिविटी जो बार बार रिपीट हो रही है उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। यानी अपनी हार्ट अपनी एक्टिविटी को कैसे करता है, एक बीट करके, मतलब एक बार धड़क करके। यानी उसके धड़कन में, हार्ट के एक धड़कन में जो हार्ट अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है उसको कहते हैं हम साइकिल। उसको कहते हैं हार्ट की एक्टिविटी, दैट इज़ द कार्डियक एक्टिविटी। और बार बार जो इस फंक्शंस होते रहता है, रिपीटेड होते रहता है, उसको कहते हैं साइकिल, एंड दैट इज़ द कार्डियक साइकिल। जैसे हमारा हार्ट 1 मिनट में 75 बार धड़क जाता है, तो 60 सेकंड में वो 75 बार धड़कता है, बीट्स करता है। यानी अप्रॉक्स एनसीईआरटी भी कहता है ये 70 से 75। तो 75 बिट्स 60 सेकंड में होता है, तो एक बिट्स कितने सेकंड में होगा, दैट इज़ द 60/75 लॉजिकली करके 0.8 सेकंड। तो एक बिट्स का जो होता है, एक बिट्स जो परफॉर्म करने में जो समय लगता है उसको कहते हैं 0.8 सेकंड। और एक बिट्स की ही स्टडी को तो हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो इसी का 0.8 सेकंड का होता है कार्डियक साइकिल। तो हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा कि हार्ट अपने रेपिटेशन शो करता है, 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। तो एक धड़कन में उसकी जो एक्टिविटी होती है हार्ट की, उसी को कहते हैं हम कार्डियक साइकिल। इस कार्डियक साइकिल का जो समय होता है वो होता है 0.8 सेकेंड का। कार्डियक साइकिल्स में 2 बार हार्ट का मतलब कार्डियक साइकिल में 2 चीज़ें होंगी। एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा और हार्ट का रिलैक्सेशन होगा। यानी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं हम सिस्टोल और रिलैक्सेशन को कहते हैं हम डायस्टोल। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए इसका मतलब 2 पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। एक बार कॉन्ट्रैक्शन एट्रियम करेगा, एट्रिया करेगा, और एक बार वेंट्रिकल करेगा। ठीक उसी तरह डायस्टोल भी एक बार एट्रिया करेगा और एक बार वेंट्रिकल करेगा। तो आपको पता चला ना कि सारा चीज़ तो आप पढ़ रहे हो। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। एक बार एट्रिया करा तो एट्रियल सिस्टोल, और एक बार वेंट्रिकल गिरा तो वेंट्रिकल सिस्टोल। उसी तरह एट्रिया का भी एक बार कॉन्ट्रैक्शंस होगा और एक बार रिलैक्सेशंस होगा। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस को हम कहते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। इस 0.8 सेकेंड के कार्डियक साइकिल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.1 सेकेंड के लिए, फिर एट्रिया 7 सेकेंड के लिए, अगले 7 सेकेंड के लिए वो डायस्टॉल कर लेगा, मतलब 0.7 सेकेंड तक अब डायस्टॉल करेगा। फिर वेंट्रिकल का सिस्टॉल होगा, जहाँ से एट्रिया डायस्टॉल करना स्टार्ट कर रहा है वहीं वेंट्रिकल का सिस्टॉल स्टार्ट हो गया। तो वेंट्रिकल का सिस्टॉल 0.3 सेकेंड तक किया, तो बाकी 5 सेकेंड तक वो क्या करेगा, डायस्टॉल, क्योंकि हमें पता है कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एट्रिया का सिस्टॉल प्रत्येक जो एक एक जो चैम्बर है, एक एक जो पार्ट्स है, वो 0.1 सेकेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो एट्रिया का सिस्टॉल यहाँ हुआ और 1 सेकेंड के, बाकी एट्रिया डायस्टॉल 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 डायस्टॉल, यानी बाकी के 7 सेकेंड तक वो डायस्टॉल किया। फिर वेंट्रिकल, एट्रिया जहाँ डायस्टॉल स्टार्ट किया वहीं वेंट्रिकल का सिस्टॉल होगा, कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। वेंट्रिकल का सिस्टॉल, वेंट्रिकल का सिस्टॉल, वेंट्रिकल का सिस्टॉल,
डायस्टॉल 3 सेकंड तक हुआ, बाकी समय फिर वेंट्रिकल डायस्टॉल करने स्टार्ट कर दिया अपने बाकी के कार्डियक साइकिल को। तो यहाँ से हमको देखने को मिला है कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ डायस्टॉल कब कर रहा है, यानी हार्ट कब रुका हुआ है। इन 4 सेकंड पे ना तो हार्ट का इन 4 सेकंड में ना तो एट्रिया सिस्टॉल कर रहा है ना वेंट्रिकल सिस्टॉल कर रहा है। एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स है, दैट इज द इसको कहते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। क्या कहते हैं इसको? हम ज्वाइंट डायस्टॉल कहते हैं। और ज्वाइंट डायस्टॉल का जो समय होता है वो होता है 0.4 सेकेंड। 1 2 3 4 देख रहे हो, 0.4 सेकेंड का। समझ में आया? अब देखो, कार्डियक साइकिल को समझने से पहले हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं हम लोग। पहले देखो, ये हार्ट जो होता है वो 2 एट्रियम का होता है। इसको कहते हैं राइट एट्रियम, इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल और इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम होता है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इंसान का जो हाथ अगर ऊपर कर लो तो यहाँ हार्ट होता है, तो यानी हार्ट यहाँ पे होता है। हार्ट के ऊपर का जितना भी पार्ट है ना, उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। और हार्ट के नीचे का जितना पार्ट होता है, हार्ट के नीचे का जो पैर वैर सब कुछ हो गया, उसका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। सो दैट इज द सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। कहाँ से? दोनों अपर लिम्ब से, हेड से, ब्रेन से, थ्रोट से, उसके बाद नेक से, इन सारे का जो, यानी हार्ट के ऊपर वाले जितने जो भी ऑर्गन्स हैं ना, उनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना कावा में आता है। सुपेरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। और हार्ट के नीचे वाले जितने ऑर्गन है ना, उनका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है बाय द इन्फीरियर वेना कावा। अब देखो, सुपीरियर वेना कावा ना ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अलोंग आ रहा है। देखो, ग्रेविटी नीचे लग रहा है ना, तो इसके लिए ब्लड वापस पंप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कोई वेल्व नहीं प्रेजेंट होता है। बेसिकली हम वेल्व की बात कर रहे हैं। वेल्व क्या करता है ना, वेल्व का काम होता है कि ब्लड को ब्लैक फ्लो को रोकना, ब्लड पीछे के डायरेक्शन में ना चले जाए। तो क्वेश्चन आता है कि वाई द सुपीरियर वेना कावा हैज़ द नो एनी वेल्व प्रेजेंट, बिकॉज कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ से पीछे भी जा सकता था, लेकिन सुपीरियर वेना कावा में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ही ब्लड आ रहा है। देखो ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इधर से ऊपर भेजना तो मुश्किल होगा ना। तो क्या है इसमें कोई वेल्व देंगे? कोई वेल्व नहीं होता। तो सुपीरियर वेना कावा में कोई वेल्व नहीं होता, इसके अगेंस्ट तो ब्लड जा ही नहीं पाएगा, तो वापस ही आ जाएगा। तो क्या जरूरी है इसमें वेल्व देने का? तो सुपेरियर वेना कावा में कोई वेल्व नहीं होता। पर इन्फीरियर वेना कावा में होता है कि जब ब्लड यहाँ पंप कर आ गया और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वापस से ब्लड इसमें ना चले जाए। तो क्या मतलब बनता है? जब यहाँ पे ब्लड आया फिर इधर ही चल जाएगा तो क्या मतलब बनता है? तो इसको बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, ब्लड को तो नीचे जाना है ना। तो यहाँ ब्लड ना चले जाए तो यहाँ पे एक वेल्व होता है जिसको हम कहते हैं यूस्टेशियन वेल्व। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा में कोई वेल्व नहीं होता क्योंकि अलोंग द ग्रेविटी जा रहा है ब्लड, और यहाँ पे ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं वापस, मतलब नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई वेल्व नहीं होता। पर इन्फीरियर वेना कावा में ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे एक वेल्व होता है जिसको नाम होता है यूस्टेशियन वेल्व। ठीक है, फिर राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में बाय द ट्राइकस्पिड वेल्व, जो यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वो लंग्स में चले जाता है बाय द पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड होकर के ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। यहाँ पे लंग्स से जब राइट एट्रियम में आता है तो यहाँ पे ऑब्लिक मसल्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे भी बैक फ्लो नहीं होता। फिर यहाँ पे आ जाता है ब्लड, किस में आ जाता है? बाइकस्पिड वेल्व में आ जाता है। फिर बाइकस्पिड वेल्व में जब आता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू आ जाता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल होते हैं, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड बैक फ्लो नहीं जाना चाहता है, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए जो अयोटा होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेमिल्यूनर वेल्व। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी प्रेजेंट होता था सेमिल्यूनर वेल्व। कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में, ताकि जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करे तो चला जाए और जब रिलैक्स करे तो ब्लड ना आ जाए। तो यहाँ पे इसको बैक फ्लो को रोकने के लिए होता है सेमिल्यूनर वेल्व, जो सेमिल्यूनर वेल्व, और यहीं पे अयोटा के पास भी होता है सेमिल्यूनर वेल्व, इस वेल्व को रोकने के लिए।
तो आपने ओवरऑल ब्लड के फ्लो को हर्ट में पढ़ा कि जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ट्राइकस्पिड से इसमें गिरा राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से चला गया वापस लंग्स के लिए ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और इसको गार्ड कर रहा था सेमिलुनर वेन। जब वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हुआ तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आ गया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया बाइकस्पिड के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में पंप होगा, और इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है सेमिलुनर वेल्व। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हार्ट की एक्टिविटी। देखो हार्ट का जो ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, इन एट्रिया और वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे जनरेट होता है तो जान लो। एक खास प्रकार का नोडाल टिश्यू प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जिसको हम कहते हैं एसे नोड यानी साइनो एट्रियल नोड। इस एसे नोड के पास एक खास प्रकार का ऑटो जनरेट करने वाली कैपेसिटीज होती है। जब इसमें सोडियम आयन इंटर करता है मेम्ब्रेन के अंदर तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और ये एक्शन पोटेंशियल ऑटो एक्साइटेबल्स होता है, और जैसे यहाँ पे जनरेट होता है इम्पल्स आता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट होता है। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये इम्पल्सेस फिर आ जाता है एवी नोड पे। एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे जो एवी नोड प्रेजेंट होता है। फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के थ्रू आ जाता है इसके सेप्टम पे, वेंट्रिकुलर सेप्टम पे, दैट इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस से यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर में वेंट्रिकल के चारों तरफ कॉन्ट्रैक्शन फैल जाता है, और फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में हमने बात किया। अब हम बेसिकली कार्डियक साइकिल को समझने की स्थिति में आ चुके हैं। अब हम एक एक पॉइंट को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि इस कार्डियक साइकिल के इन 4 इवेंट्स में कैसे कैसे ब्लड फ्लो करता है और क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, को पढ़ने के बाद अब हम आ रहे हैं कार्डियक साइकिल के मेन मुद्दे पे कि यहाँ पे क्या होता है कि देखो हम कार्डियक साइकिल को एज ए कहानी पढ़ेंगे और आपको मेरी कहानी को एक्सप्लेन करना है आने वाले एग्ज़ाम्स में, यानी इन्हीं कहानी को, इन्हीं बातों को आपको एक एज ए लैंग्वेज लिख देना है, तो ये कार्डियक साइकिल को कंप्लीट कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वाइंट डायस्टॉल की। ज्वाइंट डायस्टॉल वो कंडीशन होता है जब क्या होता है कि हार्ट, जो ये हमारा हार्ट है, हार्ट का देखो इधर होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, इधर होता है बाइकस्पिड वेल्व। इधर से जो जाता है यहाँ पे लंग्स के, और यहाँ पे होता है सेमिलुनर वेल्व, और यहाँ पे अयोटा जो निकल के आता है यहाँ पे भी होता है सेमिलुनर वेल्व। तो ज्वाइंट डायस्टॉल एक वैसा कंडीशन है जब ना तो हार्ट का एट्रिया और ना तो वेंट्रिकल कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता, सब कोई रिलैक्स करता है, उस कंडीशंस को हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना ज्वाइंट डायस्टॉल के केस में कि यहाँ से ब्लड ऑटोमेटिकली पास आउट होते रहता है कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, और सेमिलुनर ये वाला जो वेल्व होता है ये उस समय क्लोज होता है, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड नॉर्मली पास करता है इन द ज्वाइंट डायस्टॉल विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट any effect in the wall of the heart. So in that case only blood flow from the atria to the ventricle and without any restriction, because the tricuspid and bicuspid valve are the open in that stage. सो जब ज्वाइंट डायस्टॉल 0.4 सेकंड में ऐसा एक्टिविटी होते जाता है, ब्लड आते रहता है और ये सेमिलुनर वेल्व तभी क्लोज होता है, तो ब्लड यहाँ वेंट्रिकल्स में रहता है। तो ये 0.4 सेकंड्स की एक्टिविटी है। लेकिन अब मेन मुद्दा स्टार्ट होता है एट्रिया का सिस्टॉल से। देखो जब यहाँ पे साइनोन एट्रियल नोड, दैट इज द ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जब सोडियम आयन एंटर करता है। पढ़े हैं ना हम लोग, न्यूरॉन्स में तो पढ़े हैं ना हम लोग, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि सोडियम आयंस इंटर आ जाता है, इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयन का, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन वाला है, तो ये एट्रिया का क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्शन करता है ना, तो एट्रिया का कहता है सिस्टॉल, हो गया एट्रियल सिस्टॉल। तो इसमें 30% ज़्यादा ब्लड अब आने लगता है, यानी ज्वाइंट डायस्टॉल में तो नॉर्मली आ रहा था ना, तो 30% मोर ब्लड जो होता है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स की ओर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा 0.1 सेकेंड में हुआ। क्या ऐसा चीज़ हुआ कि ऐसे नोड से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जो एट्रिया का सिस्टॉल कराने लगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कराने लगा, और इस दौरान 30% मोर ब्लड जो है
है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स की ओर आने लगा। तो ये था मेरा पहला स्टेप, दैट इज़ द एट्रियल सिस्टोल। अब बाकी 0.7 सेकेंड तक एट्रिया का डायस्टॉल होगा, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। यानी अब एट्रिया 0.7 सेकेंड तक वो डायस्टॉल करेगा, ना उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा ना कुछ होगा। अब एट्रिया 0.7 सेकेंड तक डायस्टॉल करेगा। फिर आता है वेंट्रिकल का सिस्टोल। वेंट्रिकल का सिस्टोल जो होता है वो थोड़ा सा नाटकीय रूप से होता है। देखो नाटकीय रूप इसलिए कह रहे हैं कि वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है, पर 3 सेकेंड्स में 0.3 छोटे से इतने सेकेंड में, दैट इज़ द बहुत छोटा सेकेंड है ना 3 सेकेंड, इसमें भी बहुत छोटा छोटा फेज होता है। पहला फेज होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, दूसरा होता है वेंट्रिक्यूलर फीलिंग और उसके बाद आता है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन और चौथा होता है रैपिड वेंट्रिक्यूलर इजेक्शन। तो ये वाला जो फेज होता है इसी को कहते हैं हम वेंट्रिकल्स की एक्टिविटी। तो जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा था ना, यानी 0.7 सेकेंड का जो लास्ट सेकेंड सब हो रहा था, तो उस समय आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशंस यानी सेम वॉल्यूम था एट्रिया में और वेंट्रिकल्स में, और उस केस में वेंट्रिकल पूरी तरीके से डायस्टॉल कर रहा था। पर शुरुआती फेज में वो डायस्टॉल जैसा था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, जब क्या होने लगा, जब ब्लड इसमें आया तो वेंट्रिकल का क्या हो गया, फिलिंग हो गया, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। फिर वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ गया उसके बाद क्या होने लगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और तेज हुआ। जब वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करने लगा तो यहाँ पे क्या हो गया कि उस समय कॉन्ट्रैक्शन कम था। इतना कम कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा था तो वेंट्रिकल से ना तो ब्लड को वो पीछे बैक फ्लो करने के लिए लायक था और ना ही वो सेमिलुनर वेल्व को खोल के आगे ट्रांसफ़र करने का था। ठीक है, देखो आप इसको ना पहले इग्नोर करो, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको इग्नोर करो, हम यहाँ पे समझाते हैं। जब एट्रिया से यानी वेंट्रिकल जब एट्रिया सिस्टोल किया था तो सारा एट्रिया से ब्लड कहाँ पे आ चुका था, वेंट्रिकल्स में आ गया था। यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया था और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया था बाय द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व रिस्पेक्टिवली। तो जब ब्लड आ गया पूरी तरीके से वेंट्रिकल में तो अब मेरा तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो एक फेज में तो नहीं होता है, वो 3 फेज में होता है, अलग अलग फेज में। पहला फेज जो होता है वो उस समय कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, यानी वेंट्रिकल बहुत कम ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। तो इतना कम कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो उस कॉन्ट्रैक्शन के दम पे ये ब्लड यहाँ से पीछे बैक फ्लो कर सकता है, बैक फ्लो करने का कोशिश कर सकता है, ना तो ये इस सेमिलुनर वेल्व को ओपन करके ब्लड कम से कम क्या कहते हैं राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर जा सकता है, ना तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा की ओर जा सकता है। यानी माइल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब ई कॉन्ट्रैक्शन, ई छोटा सा पिद्दी सा कॉन्ट्रैक्शन है, ना तो वो ब्लड को पीछे जाने दे रहा है ना तो ये सेमिलुनर वेल्व को खोल पा रहा है। फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा अब ज़्यादा हुआ, यानी जब एक्शन पोटेंशियल पूरा बंडल ऑफ हिस्स से होके जब पूरे पुरकिंजे फाइबर से इसमें भरने लग गया तो अब इसका कॉन्ट्रैक्शन अब ज़्यादा होने लगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन था ना, जो थोड़ा पीक लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या कर रहा था, इतना कॉन्ट्रैक्शन था कि वो बैक फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन सेमिलुनर वेल्व को ओपन करने के लिए इतना ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रैक्शन पावर नहीं था। तो इस समय क्या हो रहा था, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या कर रहा था कि ये चाहता था कि ब्लड इसको तो नहीं खोल पाया, तो चाह रहा था कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से ब्लड को वापस से एट्रियम में भेज दें। पर नेचर ऐसा चाहता है क्या, हार्ट ऐसा चाहता है क्या, नहीं चाहता, इसलिए तो यहाँ वेल्व लगाया हुआ है। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड से जैसे ये ब्लड पीछे जाना चाहता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का वेल्व खटाखट बंद हो जाता है, एकदम खटाक से बंद हो जाता है, और खटाक से बंद होकर के हमारे हार्ट का पहला हार्ट साउंड शो करता है जिसको हम कहते हैं लब। समझ में आया कि पहला ऑनसेट फेज था जब छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था हार्ट में, ये वेंट्रिकल में, तो उस समय ना तो सेमिलुनर वेल्व को खोल सकता था ना तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व को खोल पाता। तो इस केस में ब्लड यहीं पे रहता है, एकदम कैद रहता है इसके अंदर, कहीं नहीं जा पाता। पर जब पुरकिंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकल्स में इम्पल्स जाता है और इसका अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ पाता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन सेमिलुनर वेल्व को खोलने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सिर्फ ये क्या करता है, ये बैक फ्लो इतना जाने का कोशिश करता है इस कॉन्ट्रैक्शन के दम पे, लेकिन बैक फ्लो नहीं जाएगा क्योंकि यूनी डायरेक्शनल होता है ना, वेल्व तो एक डायरेक्शन में जाता है। तो जैसे इसको जाने का कोशिश करता है वैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व बंद होता है और हार्ट का पहला साउंड लब सुनाई पड़ता है।
और अब तीसरा कॉन्ट्रैक्शन होता है एकदम फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं रैपिड वॉल्यूमेट्रिक इजेक्शन। ठीक है, रैपिड वॉल्यूम वेंट्रिकुलर इजेक्शन, सॉरी रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ये रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन जैसे स्टार्ट होता है तो उस केस में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अब ये सेमिलुनर वेल्व को खोल देता है और राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई हो जाता है सेमिलुनर वेल्व को खोल के। तो इस तरीके से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो ब्लड चला गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वेंट्रिकल का डायस्टॉल होता है 0.5 सेकेंड का। जब वेंट्रिकल का डायस्टॉल होता है, जब ब्लड यहाँ पे चले जाता है, अब यहाँ पे ये डायस्टॉल होने चाहता है। अब डायस्टॉल जैसे होता है, यहाँ का प्रेशर कम होता है और यहाँ पे ब्लड आ जाने के कारण यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, तो पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा से वापस से ब्लड इस वेंट्रिकल्स में आना चाहता है, वापस से आना चाहता है, बैक फ्लो होता है, क्योंकि अब डायस्टॉल होना है, यहाँ का वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड आना चाहता है, लेकिन आ पाएगा क्या? यहाँ सेमिल्यूनर वेल्व इनको रोकेगा और सेमिल्यूनर का वेल्व दरवाज़ा खटाखट बंद होगा और हार्ट का दूसरा साउंड सुनाई पड़ेगा जिसका नाम है डब। डब लब डब लब डब। तो इस तरीके से हर्ट का साउंड होगा। तो लब और डब हर्ट साउंड, दोनों हर्ट साउंड सुनाई पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? लब हर्ट साउंड क्यों हुआ? क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व का बंद हो रहा था। और डब हर्ट साउंड कब सुनाई पड़ा? जब सेमिल्यूनर वेल्व बंद हो रहा था। ठीक है, तो लब और डब हर्ट साउंड सुनाई पड़ा। हमको पता है कि हमारा जो 1 मिनट में 70 से 75 बार हार्ट बीट धड़कता है। प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा, एक वेंट्रिकल के द्वारा एक बीट्स में वेंट्रिकल से, एक भी वेंट्रिकल से जो ब्लड पास होता है उसको कहते हैं 70 ml, और इसी को कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं हम इसको? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और 1 मिनट में 72 बार होता है, तो 72 गुना 70 ml करेंगे तो अप्रॉक्स हो जाएगा 8000 ml, यानी 8 लीटर, सॉरी 5000 ml, यानी 5 लीटर होता है एक वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में ब्लड पंप करना। सो दैट इज कॉल, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो आपने समझा कि कैसे करके ये इसका होता है। तो ये होता है ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल्स। लब और डब के बीच में अगर हम बात करें कि लब और डब का हार्ट साउंड कहाँ सुनाई पड़ा, तो वेंट्रिकल का जहाँ पे सिस्टॉल हो रहा था मिड फेज में, जहाँ पे ब्लड, यहाँ पे इस वाले स्टेज में जहाँ पे क्या हो रहा था कि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन था जो सेमिल्यूनर वेल्व को नहीं खोल पा रहा था, लेकिन ट्राई और बाइकस्पिड को खोलने के रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पे आ गया लब हार्ट साउंड। और डब कहाँ हुआ? जब वेंट्रिकल डायस्टॉल हुआ तो यहाँ पे डब साउंड सुनाई पड़ा। तो इस तरीके से ये ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल, जो बात हम यहाँ पे बोले उसको लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे और कार्डियक साइकिल को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे लिख के। समझ में आया आपको? बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि पिट्यूटरी जो होता है दैट इज़ द मास्टर ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का। सो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड होता है जो सिक्रीशन करता है, कुछ सिक्रीट करता है हमारे बॉडी के यूजफुल सब्सटेंस, केमिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड नहीं पढ़ाने बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एंटीरियर और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस से स्टॉक से जुड़ा होता है हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन पे होता है, जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे, इसका वाइड स्पेक्ट्रम, हमारे बॉडी फंक्शन के लिए बहुत मतलब वाइडली स्पेक्ट्रम इसका यूज है हाइपोथैलेमस का। इसको कम मत समझियो, एक छोटा सा पिद्दी भर का फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन के पार्ट एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी को ओवरऑल 90% बॉडी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। समझ रहे हैं आप? इसके पास सेवरल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होता है, बहुत न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई, जो वेरियस टाइप के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली ये दो तरीके के हार्मोन को मैन कैटेगराइज फॉर्म में करेगा, एक कराएगा रिलीजिंग हार्मोन और एक कराएगा इनहिबिटिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा।
रिलीजिंग हार्मोन का मतलब अगर अगर हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा है, इसका मतलब कोई स्टिमुलेशन करवाएगा, कुछ बढ़ाएगा, किसी की मात्रा को बढ़वाने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल गोनेडोट्रोपिन्स का नाम लेते हैं, जैसे GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी से LH और FSH निकलवा देता है। और वहीं पे अगर इनिबिटरी हार्मोन निकाल दिया, जैसे सोमैटोस्टेटिन एक इनिबिटरी हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकालता है, अगर हाइपोथैलेमस से इनिबिटरी हार्मोन निकल गया तो वो किसी के सेपरेशन को, किसी के ग्रोथ को कम करने का काम करता है, यानी ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को कम करता है। तो इनिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को कम कर देता है, और रिलीजिंग हार्मोन फॉर एग्जांपल GnRH वो पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH को बढ़ा देता है। तो ये दोनों तरह के हार्मोन को निकालता है कौन, हाइपोथैलेमस। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना, एक खास प्रकार का और भी दो तरीके का न्यूरॉन सिक्रीट करता है, जो अपने सिक्रेशन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करके रखता है, दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को ADS दैट इज़ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़े, क्या क्या पढ़े, ये डायनसेफेलॉन के बेसल पार्ट पे होता है, दैट इज़ द फोर ब्रेन के पार्ट पे होता है। इस पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। वो दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड, एक होता है इनिबिटरी हार्मोन और एक होता है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का एक एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं, जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, और इनिबिटरी हार्मोन में सोमैटोस्टेटिन नामक एक जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देता है, यानी एक इनिबिटिंग भी हो सकता है और ये रिलीजिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम आपको समझा रहे थे। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो होता है ना, वो अपने सिक्रेशन को यहाँ से, यानी हाइपोथैलेमस से जो एक ब्लड वेसल्स है वो एंटेरियर पिट्यूटरी पे आता है, फिर एंटेरियर पिट्यूटरी से हार्ट पे जाएगा। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यानी वैन जो होता है, देखो हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है ना कि अगर और कोई आर्टरी या वेन गया तो उस ऑर्गन से जाता है, फिर वापस वो ऑर्गन से हार्ट पे आ जाता है। इसको कहते हैं नॉर्मल सिस्टम ऑफ वेन। यानी यहाँ तक गया आर्टरी, ब्लड सप्लाई किया, वहाँ से वेन वापस लेके आ गया। लेकिन एक होता है पोर्टल सिस्टम। इस पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक गया और फिर जाके हार्ट पे गया। डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से हार्ट पे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी गया और एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्ट पे गया। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं हाइपोफिशियल सिस्टम, ऐसे सिस्टम को पोर्टल सिस्टम। और हाइपोथैलेमस कर रहा है ऐसे सिस्टम को, तो इसका पार्टिकुलर नाम होता है इस पोर्टल सिस्टम को, इसको कहते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। समझ में आया ना समझ आपको? पोर्टल सिस्टम क्या आया कि एक ऑर्गन से डायरेक्ट हार्ट तक जाने का नॉर्मल सिस्टम होता है, उसमें इसको कहते हैं नॉर्मल सिस्टम। पर पोर्टल सिस्टम में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड जाएगा वैन, फिर वहाँ से हार्ट पे जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस को कहते हैं पोर्टल सिस्टम। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस ऐसा खेल खेल रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। होना भी ज़रूरी था ना, क्योंकि जो भी सिक्रेशन को रिलीज करता है तो हाइपोथैलेमस ब्लड में ही रिलीज करेगा ना, तो ब्लड तो यहाँ एक आना चाहिए, तब तो एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चलेगा कि ये रिलीज हुआ है, तब यहाँ से अलग चीज़ सब रिलीज होगा। समझ में आया? तो ये बात होता है। तो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम से यहाँ पे जाता है, और हाइपोथैलेमस अपने दो हार्मोन को सिक्रीट करता है और उसको स्टोर कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को स्टोर कर रहा था, सिक्रीट नहीं कर रहा था, मतलब सिंथेसिस नहीं कर रहा था। सिंथेसिस कौन किया था, हाइपोथैलेमस। इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर साइड है, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर साइड है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसको न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन के कंट्रोल में है। एक न्यूरॉन अपने सिक्रेशंस को यहाँ पे स्टोर कर रहा है, इसलिए इसका नाम है न्यूरो हाइपोफिसिस। और पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी को दो पार्ट में बांटे थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफिसिस। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड, हाइपो का मतलब होता है अंडर, और
हाइपोफाइसिस का मतलब होता है ग्रोथ, यानी वो ग्लैंड जो अंडर ग्रोथ हो किसी और के, उसको कहते हैं एडिनो, है ना। हाइपोथैलेमस के अंडर काम कर रहा है ना, कि जब जो निकाला वो ऐसा काम करा। रिलीजिंग निकालना है तो भाई तो रिलीजिंग निकालेगा, तो इनहिबिटिंग निकलवाना है तो इनहिबिटिव निकालेगा। तो हाइपोथैलेमस के अंडर है, इसलिए तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये मास्टर है तो इसका मास्टर ऑफ मास्टर ये है, क्योंकि इसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही तो कर रहा है। और इसका दूसरा नाम होता है पार्स डिस्टिल। पार्स डिस्टिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन से दूर होता है, डिस्टल साइड होता है, इसलिए इसको कहते हैं पार्स डिस्टिल। और बीच में भी एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, जो पिट्यूटरी का बीच सेंटर वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। लेकिन बेसिकली हम फोकस होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो अब तक हम लोग पढ़े कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेसल पार्ट होता है डायंसेफेलॉन के, फोर ब्रेन पे न्यूरोसिक्रेट सेल होता है, न्यूक्लियाई कहते हैं, अपने सिक्रेशन से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दो तरीके का हार्मोन निकालता है। उसके साथ साथ दो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एडीएच जिसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। उसके साथ साथ एंटीरियर पिट्यूटरी को पार्स डिस्टल एडिनो हाइपोफेसिस कहते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको न्यूरो हाइपोफेसिस या पार्स नेवरोसा भी कहते हैं। इसके बीच में होता है उसके बीच में होता है पार्ट्स इंटरमीडिया। सो दिस ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस और उसके पिट्यूटरी के सारे चीज़ के बारे में। अब थोड़ा सा और इसके इन्फॉर्मेशन देखेंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो स्टॉक के थ्रू जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना। तो हम एक्चुअली यहाँ पे बात करते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पहले एंटीरियर नहीं, पहले पिट्यूटरी को ही कहते हैं। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाय द स्टॉक हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो लोकेटेड होता है बोनी कैविटी में, जिसको हम कहते हैं सेला ट्यूरेसिका। समझ में आया। हमारा पिट्यूटरी बोनी कैविटी में जुड़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं सेला ट्यूरेसिका। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से स्टॉक से जुड़ा होता है और यहाँ पे हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम काम करता है। ये आपको पता है ना, ये वाला बात, कि हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम काम करता है, जो पहले बात किए थे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड सेला ट्यूरेसिका के अंदर होता है, जो बोनी कैविटी होता है। पिट्यूटरी को एनाटॉमिकली डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट में, एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस। एडिनो हाइपोफिसिस का मतलब हुआ कि जो अपना हार्मोन सिक्रेट करता है, और न्यूरो हाइपोफिसिस जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर करता है। एडिनो हाइपोफिसिस का पार्ट होता है पार्स डिस्टिल और पार्स इंटरमीडिया। एक्चुअली पार्स डिस्टिल और पार्स इंटरमीडिया ना स्लाइटली दोनों मर्ज ही होता है, दूर डिस्टेंस में होता नहीं है, मर्ज ही टाइप का होता है। लेकिन जो पार्स डिस्टिल होता है, जो थोड़ा सा साइड होता है, ब्रेन से दूर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्स डिस्टिल, उसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो पार्स इंटरमीडिया जो होता है ना, और एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है। और न्यूरो हाइपोफिसिस को कहते हैं नेवरोसा। इसको हम क्या कहते हैं, पार्स नेवरोसा, या इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन को, दो तरीके के हार्मोन को स्टोर करता है, दैट इज वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, जिसको हम वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एडीएच। कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी जो है हमारा, वो खास प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटेजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन को रिलीज करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। सो पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। और जो पार्स इंटरमीडियल होता है, जो पार्स डिस्टिल से मर्ज होता है, वो निकालता है MSH, दैट इज द मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम इन सारे हार्मोन का LH, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, ल्यूटिजिंग और FSH का फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक दो फंक्शन इसके बारे में देखेंगे और फिर हम पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी को ख़त्म करेंगे। फंक्शन की बात करें, जो ग्रोथ हार्मोन का जो फंक्शन होता है, देखो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिन कहते हैं। इसलिए तो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का नाम होता है सोमैटोस्टैटिन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कहते हैं सोमैटोट्रोपिन, तो उसको इनहिबिट करेगा सोमैटोस्टैटिन। तो चलो ये बात अलग है, यहाँ पे आते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है
कॉर्टिकोट्रोपिन ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन होता है कि ये ग्रोथ करे, सबसे पहला मसल मास को बढ़ाए, बॉडी से फैट को कम करे और मेटाबॉलिज्म में काम करता है। बच्चों के केस में अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो वो दैत्याकार मतलब दैत्य समझ रहे हैं, राक्षस के जैसा दिखता है, जिसको कहते हैं जिगेनिटिज्म। और ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो उसको कहते हैं ड्वार्फिज्म, छोटा हो जाए। प्रोलैक्टिन दूसरा हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का, प्रोलैक्टिन वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है और प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में भी काम करता है। थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन T3 और T4 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म में काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तीसरा आता है ACTH जो होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये कॉर्टिकॉल यानी कॉर्टिसोल्स प्रोड्यूस करवाता है और स्ट्रेस रिड्यूस करने का काम करता है। ल्यूटिजिंग हार्मोन का बात करें तो ल्यूटिजिंग हार्मोन लीडिंग सेल पे काम करके टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो ये फॉलिकल्स पे काम करके एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है FSH फॉलिकल्स को ग्रो करवाता है, लीडिंग सेल क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, oogenesis में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में हेल्प करता है, LH सर्ज करवाता है। तो वेरियस फंक्शन है LH का। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे न्यूरोहाइपोफिसिस के दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। देखो ऑक्सीटोसिन्स जो होता है इसको ऑक्सीटोसिन्स का दूसरा नाम होता है पिटोसिन, यानी सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम होता है पिटोसिन। ये क्या करवाता है, ये बर्थ करवाता है, फीमेल में पार्चुरेशन के बाद जो होता है ये बर्थ करवाता है, इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है मायोमेट्रियम पे, इंडोमेट्रियम का जिससे बर्थ होता है। दूसरा पार्चुरेशन में हेल्प कर दिया। और दूसरा ये क्या करता है, ब्रेस्ट होता है, मेमरी ग्लैंड्स होता है, उससे मिल्क इजेक्शन करवाने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन का। वैसोप्रेसिन को ADH कहते हैं, दैट इज़ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, एंटी डायूरेटिक, यानी जब बहुत सारा डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो वाटर को रीअब्जॉर्व करने के लिए, वाटर को रोकने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द एंटी डायूरेटिक टर्म यूज होता है, वहाँ पे उसको रोकता है। और वैसोप्रेसिन का काम, वही बात कर रहे थे ना कि वैसोप्रेसिन जो होता है ना वो ब्लड प्रेशर को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। इसको ADH भी कहते हैं। पता है ये जब हार्मोन रिलीज होता है ना तो किडनी के जो क्या कहते हैं सेकेंड वाला जो पार्ट होता है डिस्टल कन्वलेटिंग ट्यूब्यूल, वहाँ से क्या करवाता है, इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्जॉर्ब करवाता है ताकि वापस से ब्लड प्रेशर्स को बढ़ सके और डायूरेसिस के प्रोसेस को रोक सके। सो इट इज कॉल्ड एज द एंटी डायूरेटिक। और ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देता है। तो ये काम है वैसोप्रेसिन का। तो हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया सारे कुछ को पढ़ के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। एड्रिनल मेडुला मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। आपको पता है एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलता है ना, एड्रिनल ग्लैंड से जो होता है उसको हम कहते हैं लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, मेडुला तो बाद में बात करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं लाइफ सेविंग ग्लैंड। और ये सुपरारीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल यानी सुपरारीनल यानी रीनल के ऊपर, रीनल मतलब किडनी के ऊपर होता है, उसको कहते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। ये वह एक पेयर का ग्लैंड होता है और एंटीरियर पार्ट ऑफ प्रत्येक किडनी के, इस किडनी है तो इस किडनी के एंटीरियर पार्ट पे आपको ये एड्रिनल ग्लैंड आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड दिखेगा। एड्रिनल ग्लैंड के अगर हम क्रॉस सेक्शन इसका काटें, सेक्शन काट के देखें तो इसका दो पार्ट दिखेगा। सेंटर पे मेडुला दिखेगा जो मेरा टॉपिक है एड्रिनल मेडुला, और पीछे पे आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट दिखेगा। यहाँ पे पीछे आपका कौन सा पार्ट दिखेगा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट दिखेगा। तो हम यहाँ पे मेनली किसके बारे में बात करने वाले हैं, मेडुला के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी हम बताते हैं कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना उसका सिक्रीशन अगर कम हो, कम सिक्रेशन को कहते हैं अंडर प्रोडक्शन। अगर कम प्रोड्यूस होता है तो इससे वीकनेस आ जाता है और फैटिग होता है, थकान होता है। और हाइपो अंडर या हाइपो सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को हम एक डिजीज़ हो जाता है, एक डिजीज़ मतलब कंसिडर करते हैं और वो कहलाता है एडिसन्स डिजीज़। समझ में आया। एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर अपने सिक्रेशन को कम करता है यानी अंडर प्रोडक्शन होता है तो उससे वीकनेस या फैटिक जैसे कंडीशन जनरेट होता है और इसी को हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज।
एड्रिनल कॉर्टेक्स दो, एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं, एड्रिनल मेडुला जो मेरा मेन टॉपिक है इस पे आते हैं। एड्रिनल मेडुला दो हार्मोन को रिलीज करता है। रुको पीछे जाओ, पहले रिकैप करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। पहले एड्रिनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं। ये सुप्रा रीनल, क्योंकि रीनल के ऊपर है। इसका दो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अगर कम हो जाए एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन तो उसको कहते हैं हम एडिसन्स डिजीज। आते हैं अब टॉपिक पे। एड्रिनल मेडुला जो होता है, जो मेन पार्ट होता है, कहाँ पे होता है ये बात जान लिए, ये सेंटर वाला पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला। तो जो मेडुला होता है वो दो तरीके के हार्मोन को रिलीज करता है, एड्रिनलिन जिसको इपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और इस दोनों को एक साथ कहते हैं कैटेकोलामिन्स। ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला दो तरीके के हार्मोन निकालता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इसी को इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन भी कहते हैं और दोनों को एक साथ कैटेकोलामिन्स भी कहते हैं। इसका नाम देखो ना, बहुत सारा नाम है। ये हार्मोन आपका इमरजेंसी कंडीशन में निकलता है। जब कभी भी इमरजेंसी हो गया, आपके पीछे डॉगी दौड़ गया हो, आप बहुत डर गए हो, बहुत आप खतरे में हो, कुछ आतंकवादी का हमला हो जाए, तो ऐसा कुछ भी कंडीशन हो गया ना जो बहुत डरावना वाला कंडीशन है, चोरी करते हुए पकड़े गए, समझ रहे हैं ना, तो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, कुछ डरावना वाला हरकत हो रहा है, डरने वाला हरकत होता है, इमरजेंसी हरकत हो रहा है, ठीक है, कुछ गुंडे पड़ गए आपके पीछे, ठीक है, शेर दौड़ गया आपके पीछे, तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस में होता है, ये हार्मोन रिलीज करता है, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। या अब देखो इमरजेंसी कंडीशन में क्या करोगे, या तो फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे या उड़ जाओगे, भाग जाओगे, तो इसीलिए इसको हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, लड़ो या भाग जाओ, ठीक है। और ये देखो, ये जो एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन है ना, इसका काम क्या होता है, जो भी इमरजेंसी कंडीशन वाला, देखो अलर्टनेस बढ़ा देगा। जब आप इमरजेंसी में आएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे। आपका प्यूपिलरी डायलेशन, आपका प्यूपिल, आपका जो आँख है ना, प्यूपिल के बारे में बताए थे, प्यूपिल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आँख बड़ा हो जाएगा, डर जब होता है ना ऐसे आँख खुल जाएगा, प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा पिलोरेशन होगा। पिलोरेशन का मतलब हो गया राइजिंग ऑफ हेयर, गूज बम्स जिसको कहते हैं, यानी नहीं होता है ऐसे खड़ा हो जाना, रोंगटे खड़ा हो जाना सुन के डर के, तो वो रोंगटा खड़ा हो जाना, तो राइजिंग ऑफ पिलोरेशन हो जाएगा और आपको पसीना आ जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन में होता है ना, आपका क्या होगा, पसीना आ जाएगा, आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ हार्ट बीट हो जाएगा, ठीक है, हार्ट बीट का हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, एकदम फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एकदम तेज़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जिसके रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारा काम है एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का। उसके साथ साथ ये कैटेकोलामिन्स यानी एड्रिनल के जो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं कैटेकोलामिन्स, वो इम्पोर्टेंट ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज भी रिलीज करते हैं, ग्लूकोज भी रिलीज करते हैं, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि देखो इन सारा एक्टिविटी इमरजेंसी के कंडीशन में ये सारा चीज़ पे फंक्शन होने लग गया, इमरजेंसी कंडीशन हो गया तो ग्लूकोज ज़्यादा बनने लगता है, एनर्जी ज़्यादा बनने लगता है। अब आपको दौड़ना है तो दौड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ना, तो एट ए इंस्टेंट भी ये काम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बनाते हैं और एनर्जी मिलने लगता है। और अगर कभी कभी ग्लाइकोजन नहीं होता है ना, तो फैट और प्रोटीन को भी तोड़ करके, यानी लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस करके आपको एनर्जी देने का काम करते हैं, कौन, कैटेकोलामिन्स। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द एड्रिनल मेडुला। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि जब हम कभी भी सांस लेते हैं, कभी भी क्या, हमेशा लेते हैं, तो जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं, निकालते हैं। ऑक्सीजन चाहिए ना हमको, क्यों चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ग्लूकोज टूटेंगे तभी तो एनर्जी मिलेंगे, और जब एनर्जी मिलेगा तभी तो फंक्शंस होगा बॉडी का, समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में पढ़ना है, यानी कैसे कैसे होता है। देखो ट्रांसपोर्टेशंस अलग चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशंस में हम कभी भी एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं, वो तो इनहेल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ कि अब
जब एल्वेलाई तक ऑक्सीजन पहुंच गया है, या तो हम पीछे भी आ सकते हैं अगर आपको ये समझना है कि कैसे एटमॉस्फेयर से होता है, तो चलो पहले ही समझते हैं। जो ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर होता है 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में 0.3 पार्शल प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई तक आने के लिए एक मैकेनिज्म चलता है जो होता है प्रेशर ग्रेडियंट मैकेनिज्म, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक गैस का फ्लो होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और एल्वेलाई का प्रेशर में एल्वेलाई का 104 है और CO2 का 40 है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एल्वेलाई का प्रेशर कम होने के कारण ऑक्सीजन यहाँ चले आता है, यहाँ पे कार्बन और इसके बीच में डिफरेंस होने के कारण CO2 उधर चले जाता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसी तरह से फ्लो होता है, यहाँ पे एल्वेलाई में 104 है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, तो यहाँ से आकर के इसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दिया। अब इनका पार्शल प्रेशर 95 हो गया। और CO2 के केस में भी यही हुआ, यहाँ 45 था तो ये एल्वेलाई तक चला गया 40। अब यहाँ पे CO2 का पार्शल प्रेशर कम हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास गया तो ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर 95 था और टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कम था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऑक्सीजन को मिल गया। फिर ये अपना यूटिलाइज कर लिया और इसके बाई प्रोडक्ट में जब ग्लूकोज को तोड़े थे तो बाई प्रोडक्ट में CO2 बन गया था, तो यहाँ पे इसका पार्शल प्रेशर ज़्यादा हो गया था और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम था, तो CO2 फिर यहाँ बाइंड कर गया, फिर इधर गया, ऐसे हुआ। इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होने लगा एल्वेलाई में। ठीक है, कुछ इसी तरीके से होने लगा। एल्वेलाई से इंस्पायर किए, फिर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से, यहाँ जब देखो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सब है यहाँ से जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है ये ऊपर चला जाता है, फिर वहाँ ऑक्सीजन बाइंड कर देता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर यहाँ से अयोटा से ऑल ओवर बॉडी में पंप हो जाता है, फिर इधर से टिश्यू उसको यूटिलाइज कर लेता है, फिर CO2 बाइंड कर देता है, फिर राइट एट्रियम में आता है, फिर ट्राइकस्पिड से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, और इसी तरीके से प्रोसेस होते रहता है। एक प्रेशर ग्रेडियंट चलते रहता है और दूसरा यहाँ पे यूटिलाइजेशन होते रहता है। तो ऐसे बॉडी में फंक्शंस होता है। लेकिन मेरा ये टॉपिक तो था ही नहीं, मेरा टॉपिक था कि ट्रांसपोर्ट कैसे करें। मेरा टॉपिक तो यही था कि ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्टेशंस कैसे करें। मेरे लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशंस जो होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशंस की बात करते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 97% RBC के थ्रू होता है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होता। देखो हम बात जो बोल रहे हैं ना, समझो, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होता ताकि हीमोग्लोबिन रहे। हीमोग्लोबिन ताकि इसलिए रहता है क्योंकि एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सके और सेल तक लेके जा सके। तो समझ रहे हैं ना कि RBC के थ्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि RBC में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन बाइंड करता है और वही जा कर के टिश्यू तक ट्रांसफ़र करता है। तो सबसे ज़्यादा 97% किसके थ्रू होता है, RBC के, और 5% और 3%, 97 के बाद जो 3% बचा वो डाइल्यूट स्टेट ऑफ प्लाज्मा, पानी में एकदम प्लाज्मा में वो बह के चले जाएगा टिश्यू तक। तो 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू हो जाता है। ठीक है, अब आओ कैसे होता है। जब हीमोग्लोबिन, जब देखो RBC कहाँ पे पहुँच गया, RBC एल्वेलाई के, ब्लड एल्वेलाई के पास पहुँचा, ब्लड पहुँचा मतलब RBC पहुँचा, RBC पहुँचा मतलब RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पहुँचा। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर देता है, रिवर्सली बाइंड करता है, मतलब वन डायरेक्शन में नहीं, टूट भी सकता है, टूटना जरूरी है ना, अगर नहीं बनेगा तो कैसे देगा सेलुलर स्टेज पे। तो रिवर्सली बाइंड करता है रिवर्सेबल मैनर में और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन एक कलर का क्या है, रेड कलर का पिगमेंट है जो RBC में प्रेजेंट होता है, और एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है। समझ में आया। अब यहाँ बाइंड कर गया। अब ये बाइंड करते 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 कहाँ चले जाता है, टिश्यू लेवल पे चले जाता है, और फिर से हीमोग्लोबिन टूट जाता है और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में बढ़ जाता है। ऑक्सीजन ले लेता है
है सेल, और फिर से हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू कहाँ चले जाता है, लंग्स में, फिर यही प्रोसेस को रिपीट करता है। तो क्या सीखे हम लोग, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 97% जो होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। आपको पता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने और टूटने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उन फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कितना है। अगर पार्सल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना ज़्यादा चाहेगा, ज़्यादा बनेगा, पर कम है तो कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 का ज़्यादा हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना नहीं चाहेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रेट कम हो जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कम करेगा। तो पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 भी तो डिपेंड कर गया। H+ का कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा बन जाता है जहाँ पे एसिडिक कंडीशन आ जाता है, यानी जहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इनडायरेक्टली अगर CO2 का कंसंट्रेशन जहाँ बढ़ता है ना, वहाँ H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और H+ का कंसंट्रेशन इनडायरेक्टली CO2 को दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि H+ का कंसंट्रेशन H+ का कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना नहीं चाहेगा। बेसिकली आगे हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब कभी भी H+ का कंसंट्रेशन RBC में बढ़ जाता है तो हीमोग्लोबिन वहाँ पे एसिडिक इम्बैलेंस हो जाता है। एसिडिक इम्बैलेंस होने के कारण हीमोग्लोबिन वहाँ पे बफर के तरह काम करता है, और जितने H+ है ना उससे हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है। हीमोग्लोबिन के बाइंड करने से H+ का अमाउंट तो कम हो जाता है, मतलब बफर तो मेंटेन हो जाता है, कंडीशंस तो मेंटेन्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट तो मेंटेन हो जाते हैं, पर जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के लिए बाइंड करने जा रहा था वो तो हीमोग्लोबिन यहाँ बफर में काम करने आ गया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के रेट को कम कर देता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आगे बताते हैं हम आपको। दूसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो टूटने लग जाएगा, मतलब ये बनना नहीं चाहेगा। टेम्परेचर इसको इफ़ेक्ट करता है, लो टेम्परेचर फेवर करता है भाई, हाई टेम्परेचर कभी भी नहीं कर पाता। तो ये सारा काम है। और 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना अगर, तो उसका हीमोग्लोबिन 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर्ड करता है सेल को, यानी 100 ml में 5 ml ही डिलीवर्ड होता है। समझ में आ रहा है आपको, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो ये सब मिल करके 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर्ड कर देता है। कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे। इतना समझ में आ जाओ। उसके बाद एक आता है आपका ये कर्व होता है जिसको कहते हैं डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन रहा है ना तो उसका डिसोसिएशन कर्व होता है, ये सिग्मोइड कर्व बनता है। ई सिग्मोइड कर्व ये दिखाता है सैचुरेशंस को दिखाता है। देखो सैचुरेशन टर्म अगर कभी भी आता है ना, देखो सैचुरेशन टर्म को ऐसे समझो कि अगर कोई अपने कंसंट्रेशन का 50% पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं 50% सैचुरेशन। अगर 100% पहुंच जाता है तो अब वो हो गया सैचुरेटेड, अब ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यानी कितना हीमोग्लोबिन, इसका मतलब होता है कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किया। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बढ़ रहा था ना तो 50 देख रहे हैं कि तेज़ी से इसका बढ़ गया। उसके बाद पार्शियल प्रेशर बढ़ाने के बाद भी ये कर्व सीधा होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में जितना हीमोग्लोबिन था ना दोस्त, वो ऑक्सीजन से बाइंड कर चुका है। अब आप कितनों पार्शियल प्रेशर बढ़ाओ, ये ग्राफ तो सीधा ही जाएगा, सीधा ही जाएगा, सीधा ही जाएगा। तो ये ग्राफ पहले समझ में आया, इसका ग्राफ का नाम है सिग्मोइड ग्राफ। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का ग्राफ कैसे बनता है, सिग्मोइड बनता है, यानी थोड़ा सा बढ़ा तो सेचुरेशन हो गया, यानी सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया, फिर बढ़ाए तो फिर बढ़ा। लेकिन जब सारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा तो आप कितनों बढ़ाओ, है ही नहीं हीमोग्लोबिन, अवेलेबल ही नहीं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो कैसे करेगा कुछ यारा, नहीं कर पाएगा ना। वही बात है, ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन जाने लगेगा। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड सिग्मोइड ग्राफ। दूसरा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ग्राफ RHS और LHS में शिफ्ट होता है। ये RHS और LHS में शिफ्ट होने का मतलब हुआ
जब कभी भी ग्राफ एलएचएस में शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट होता है, इसका मतलब कम ही पार्शियल प्रेशर पर, कम ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पर फटाक से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, सारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लिया। और आरएचएस राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब हुआ कि दोस्त हीमोग्लोबिन पार्शियल प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं पर हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर पा रहा। दैट इज़ द प्रॉब्लम इन द बाइंडिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन द यारा। सो समझो इस बात को कि अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं बाइंड कर रहा है यार, क्या हो गया, मेरा परसेंट ऑफ सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा, ये ऐसे स्टेट इधर मूव करने लग रहा है। सो इस केस में हम कह सकते हैं ना कि कोई ना कोई फैक्टर इनको रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, कोई फैक्टर काम कर रहा है, तब तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ाने पे भी ये ग्राफ आरएचएस की तरफ जा रहा है, इसका सैचुरेशंस नहीं हो रहा है। तो यही अब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये तो समझने के लिए था। अब यानी इसका मतलब हुआ कि जब आरएचएस की तरफ जाती है ग्राफ तो परसेंट ऑफ सैचुरेशन कम होता है, और एलएचएस की तरफ जाती है ग्राफ तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का दर ज़्यादा होता है। तो अब कौन सा फैक्टर एलएचएस की तरफ लेके जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और कौन ऐसे राइट हैंड साइड के जाएगा। इतना समझ में आया कि जब राइट हैंड साइड जाती है ग्राफ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनना चाहता, टूटता है, डिसोसिएट करता है। जब एलएचएस की तरफ जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना चाहता है, एसोसिएट करता है, डिसोसिएशन के रेट को कम करता है, इधर डिसोसिएशन के रेट को ज़्यादा करता है, एसोसिएशन के रेट को कम करता है। तो कौन सा फैक्टर है, तो वही बात है जब कर्व एलएचएस शिफ्ट होता है और आरएचएस शिफ्ट होता है। एलएचएस शिफ्ट होने का मतलब हुआ कि वो ग्राफ सैचुरेटेड होने जा रहा है, यानी वो सारा फेवरेबल कंडीशन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका कंडीशन होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बढ़ा दो, आप CO2 के पार्शियल प्रेशर को कम कर दो, आप H+ को कम कर दो, H+ कम करेंगे हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा, सैचुरेशन ज़्यादा देगा, और टेम्परेचर को कम रखो, पहले भी कहे थे आपको। और आरएचएस का कंडीशन का मतलब हुआ कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी अब टूट रहा है। क्यों टूट रहा है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि H+ और भी ज़्यादा है, और टेम्परेचर मत पूछो, बहुत गर्मी है यार। तो इन सारे कंडीशंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है और इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़े कि 97% से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह जाता है, और ये सारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करता है जो सिग्मोइड और ग्राफ को एलएचएस और आरएचएस कौन लेके जाता है। इन सारी बातों को हम लोग देख लिए। 97% आपने देखा कि इसके थ्रू हुआ, और 3% डाइल्यूट प्लाज्मा में बह करके टिश्यू तक पहुंच जाएगा एल्वेलाई से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की। दोस्त, अब हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशंस को लेकर के। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 20 से 25% आरबीसी के थ्रू होता है, क्योंकि आरबीसी में जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन वो बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और वो टिश्यू के लेवल से वो एल्वेलाई तक जाता है, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे करना है, टिश्यू पे जो बाई प्रोडक्ट में ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था ना, इसको एल्वेलाई तक भेजना है और बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये क्या करेगा, जो आरबीसी जो होता है उसके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से 20 से 25% बना के ट्रांसपोर्टेशन करेगा। 70% ये बाइकार्बोनेट के थ्रू करेगा, और 7% जो बचा वो प्लाज्मा के थ्रू करेगा। तो हमने क्या सीखा कि 20 से 25% आरबीसी के हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू चला जाएगा, 70% प्लाज्मा के थ्रू चला जाएगा, और जो बचे हुए 7% है ना वो 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू चले जाएगा, और जो बचे हुए 7% है ना वो प्लाज्मा से तैरते वैरते वो पहुंच जाएगा किधर, एल्वेलाई के पास। क्या है ना, यही बात है कि CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 20 से 25% होता है किसके थ्रू, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू। इसका मतलब कार्बन जो है हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करेगा और लेके चले जाएगा। तो इसका बाइंडिंग जो होता है ना वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे डिपेंड करता है। अगर जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा, कहाँ होगा, ज़्यादा होगा, बोले कहाँ होगा,
टिश्यू लेवल पे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे वो बाइंड करेगा और ट्रांसपोर्टेशन करेगा। पर मेजर फैक्टर अफेक्ट करता है ऑक्सीजन का, कहाँ, ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर। तो देखो अगर CO2 का पार्सल प्रेशर ज़्यादा है और O2 का पार्सल प्रेशर कम है, कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे, टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया एनर्जी को बनाने में, तो इसका पार्सल प्रेशर कम होगा ही। और वहाँ पे बाय प्रोडक्ट में बना था एनर्जी का CO2, तो CO2 का पार्सल प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे, तो वहाँ पे बनेगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। पर जब ये एल्वेलाई वाले पास पहुँच जाएगा तो उधर एटमॉस्फेयर से एयर आने के कारण ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर ज़्यादा रहता है और वहाँ CO2 का पार्सल प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पे टूट जाएगा। तो लेस बाइंडिंग दैट मीन्स डिसोसिएशन होगा कार्ब अमीनो, और ये कहाँ पे होगा, एल्वेलाई वाले साइड पे होगा। तो समझ में आया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि CO2 इज विच बाउंड हीमोग्लोबिन, विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द वेस्ट टिश्यू, टिश्यू से बनेगा क्योंकि टिश्यू पे ज़्यादा है CO2 का, और डिलीवर्ड करेगा एल्वेलाई तक। और करना भी चाहिए ना कि टिश्यू से लेकर के एल्वेलाई तक हम CO2 को ट्रांसपोर्ट करें और एल्वेलाई से लेके इसको O2 को ट्रांसपोर्ट करें, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू से एल्वेलाई तक ही करना है। अब हम बात करते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट किधर होगा, तो आप ही बताओ किधर होगा। ये होगा आपका टिश्यू से एल्वेलाई की तरफ, ठीक है, या इसी को कहते हैं लंग्स की तरफ, लंग्स की तरफ। तो जो जो आपका यहाँ पे टिश्यू है, तो देखो टिश्यू में क्या हो रहा था ना कि यहाँ पे टिश्यू से जो बाय प्रोडक्ट में CO2 निकल रहा था, वो CO2 को वापस से वो CO2 का ट्रांसपोर्ट करके एल्वेलाई तक लेके जाना है। एल्वेलाई से ऑक्सीजन आया टिश्यू में, उसको यूटिलाइज किया, ग्लूकोज को तोड़ा, एनर्जी बनाया, फिर बाय प्रोडक्ट में CO2 निकला। उन CO2 का ट्रांसपोर्टेशंस टिश्यू लेवल से एल्वेलाई लेवल तक जाता है और उसको ट्रांसपोर्टेट करवाने में काम करता है 70% बाय द बाइकार्बोनेट, 20 से 25% बाय द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और 7% बाय द प्लाज्मा। तो देखो क्या होता है, जो हमारा ये ब्लड वेसल है ना, ये टिश्यू लेवल पे है, यहाँ पे एक्चुअली वही बात कर रहे थे ना कि जब जब ये टिश्यू लेवल पे ये ब्लड वेसल्स है जहाँ पे अभी ऑक्सीजन को डिलीवर्ड कर दिया, अब यहाँ पे CO2 को बाइंड करवाना है इस ब्लड से और इसको एल्वेलाई तक लेके जाना है, तो यानी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो देखो इसमें जो 20 से 25% होते हैं वो हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करता है और अमोनिया भी यहाँ बाइंड होता है और एज ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये जाएगा टिश्यू एल्वेलाई लेवल पे और वहाँ पे एल्वेलाई को दे देगा, तो यहाँ पे 20 से 25 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से बन गया। लेकिन मेन दिक्कत यहाँ पे क्या होता है ना कि जब CO2 यहाँ पे इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, ये बाइकार्बोनेट के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होता है वो समझने में नहीं आता है। लेकिन देखो क्या होता है, तो पहले देखो कि ब्लड के अंदर RBC है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना और 20 से 25% को CO2 को लेके एल्वेलाई तक फेंक दिया, तो एक ट्रांसपोर्टेशन वाला हम ख़त्म कर दिए, ये काम हो गया। दूसरा क्या होता है 70% में जो बाइकार्बोनेट के थ्रू कैसे होता है, देखो ब्लड में RBC है, RBC में खास प्रकार का एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। क्या नाम है, एक खास प्रकार का एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये क्या करता है, ये CO2 और पानी जो H2 जो इसके अंदर H2O होता है उससे बाइंड करता है रिवर्सेबल मैनर में और बनाता है H2CO3, दैट इज़ द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर कार्बोनिक एसिड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है H+ और HCO3-, दैट इज़ द बाइकार्बोनेट में। अब देखो H+ बन गया, अब ये बाइकार्बोनेट जो होता है वो RBC के बाहर निकल जाता है, ठीक है, RBC से बाहर निकल जाता है और बाइकार्बोनेट के तौर पे ये ट्रेवल करके कहाँ चले जाता है, एल्वेलाई तक चले जाता है। अब देखो जब बाइकार्बोनेट RBC को बाहर निकल गया तो प्लस और माइनस से इसका ये पहले बैलेंस में था, आयनिक बैलेंस था, पर माइनस जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया।
तो इसका इम्बैलेंस को कम करने के लिए ना क्लोराइड शिफ्ट होता है, NaCl अंदर आने लगता है। और फिर भी अगर H+ का अमाउंट ज़्यादा होता है ना, तो हीमोग्लोबिन वहाँ पे बफर की तरह काम करता है। ये हीमोग्लोबिन H+ से बाइंड कर जाता है और H+ से बाइंड करके इसको H+ के कंसंट्रेशन को यहाँ कम करता है। तो आपको पता है जब हम यहाँ पे LHS कर्व ये पढ़ रहे थे, यहाँ पे बताए थे कि H+ का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो डिसोसिएशन होता है। तो देखो यहाँ डिसोसिएशन में ही ना पढ़ रहे हैं, जब जब यहाँ पे टूट रहा था H2CO3 टूट रहा था तब तो यहाँ पे पढ़ रहे थे ना। तो यहाँ बाइकार्बोनेट बन रहा था, तो H+ का अगर जब H+ का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। देखो हो रहा है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन इधर पार्टिसिपेट करने लगा, हीमोग्लोबिन का ध्यान इधर भी आ गया तो H+ की तरफ आ गया, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे अवेलेबल कम रहा ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए। तो यही इसलिए बोल रहे थे कि H+ का कंसंट्रेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कम कर देता है। ठीक है, अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो क्या हुआ ना, क्या बात की है कि पहले हम बात किए 20 से 25% और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से बाइंड किया, हीमोग्लोबिन से CO2 बाइंड किया, ट्रांसपोर्ट करके एल्वेलाई तक पहुंचा दिया। दूसरा क्या किया, RBC के अंदर ही एक खास प्रकार का एंजाइम होता है जिसको कहते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज। CO2 H2O से कार्बोनिक अनहाइड्रेज के प्रेजेंट में रिवर्सिबली कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो H+ और बाइकार्बोनेट बनता है। ये बाइकार्बोनेट RBC के मेम्ब्रेन को बाहर निकल आता है और प्लाज्मा के थ्रू ये घूमते 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 ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एल्वेलाई तक जाके ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर में आयनिक इम्बैलेंस हो गया क्योंकि एक माइनस वाला बाहर आ गया, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्लोराइड शिफ्ट होता है और फिर भी अगर H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन उनको बाइंड कर देता है और हीमोग्लोबिन एज ए बफर काम करता है। तो हमने 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू जो ये है इससे पढ़ लिए 20 से 25% और 7% डिजॉल्व प्लाज्मा में हम लोग पढ़ लिए, डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में घुल करके। तो समझ में आया बाइकार्बोनेट की तरह कैसे गया, ऐसे गया 20 से 25% हीमोग्लोबिन से बाइंड करके गया और 7% ये प्लाज्मा के थ्रू गया। अब देखो जो ये बाइकार्बोनेट की तरफ गया था ना, टिश्यू लेवल पे क्या हुआ, ये बाइकार्बोनेट H+ से बाइंड किया, वहाँ पे जो H+ था प्लाज्मा में उससे बाइंड किया और यही प्रोसेस को रिवर्सिबल हो गया। बाइकार्बोनेट H+ से बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाया और कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक डाउन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, वो H2O और CO2 में ब्रेक कर गया और वो CO2 फिर एल्वेलाई को डिलीवर्ड हो गया। तो इस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट, ये जो बाइकार्बोनेट है वो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कर दिया। और दूसरा क्या था, हीमोग्लोबिन से जो बाइंड करके आया था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना के वो CO2 दे दिया और प्लाज्मा में जो घुल के CO2 आया था वो CO2 दे दिया एल्वेलाई को। तो इस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्टेशंस होता है। समझ में आया, इस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्टेशंस होता है। तो हमने ऑक्सीजन और CO2 दोनों के ट्रांसपोर्टेशंस को पढ़ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज द oogenesis। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग होता है। ठीक है, मार्केंटली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, NCERT कहता है ये लाइन। तो देखो जो भी कहता है हमको oogenesis को पढ़ना है अच्छे से। देखो oogenesis जो होता है ना, फीमेल में ओवम के बनने के प्रोसेस को कहते हैं। ये इनिशिएट हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से, यानी जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है ना छोटे से, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। यही तो मार्केंटली डिफरेंट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबरिटी के टाइम होता था, पर oogenesis जो होता था डेवलपमेंट, फिटस डेवलपमेंट के टाइम पे ही हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है। ठीक है ना, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब रहती है फीमेल तो उसमें 2 मिलियन गैमिट मदर सेल या उगोनिया जिसको कहते हैं वो फॉर्म होता है फिटस के ओवरी में, प्रत्येक ओवरी में, यानी एक ओवरी में 2 मिलियन, एक ओवरी में 2 मिलियन और दोनों ओवरी मिला के 4 मिलियन उगोनिया बन जाता है। कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब उसके बाद उगोनिया बन गया, उसके बाद कोई उगोनिया फॉर्म नहीं होता है या तो कोई ऐड नहीं होता है आफ्टर बर्थ, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो 2-2 मिलियन उगोनिया बना था उसके बाद जन्म लेने के बाद ना कोई उगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, ना कोई एक्स्ट्रा कोई ऐड हुआ उगोनिया। तो इस तरीके से उगोनिया पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन के तैयार था। फिर जन्म लेने के बाद और इसके बीच में क्या हुआ था, प्यूबरिटी आने से पहले
प्यूबरिटी आने से पहले ये सारे उगोनिया जो था 2 मिलियन उगोनिया में मियोसिस स्टार्ट हुआ, और मियोसिस स्टार्ट भी हुआ और मियोसिस अरेस्ट भी हो गया, मतलब रुक भी गया। तो मियोसिस 1 जब हुआ था तो वो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गया। उगोनिया में मियोसिस स्टार्ट हुआ, ठीक है, मियोसिस स्टार्ट हुआ, और फिर वो क्या हुआ प्राइमरी oocyte बन के तैयार हो गया। प्राइमरी oocyte यानी उगोनिया यानी गैमिट मदर सेल, ओवम मदर सेल जो हुआ उसमें मियोसिस 1 के डिप्लोटीन में के स्टेज में प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्ट होकर के प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है, और जिसको कहते हैं प्राइमरी oocyte, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं प्राइमरी oocyte, और ओवरऑल इस सेल को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, जिसपे ग्रेनुलोसा सेल का लेयर होता है। तो इस तरीके से ये वाले स्टेज में ये प्यूबरिटी तक जाता है। यानी मान के चलो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में थी, एम्ब्रायो वाले स्टेज में थी, तो वहाँ पे 2 मिलियन उगोनिया प्रत्येक ओवरी में बन के तैयार हो गया। उसके बाद जब वो बर्थ ली तो वहाँ पे कोई भी उगोनिया फिर कोई ऐड ऑड नहीं हुआ। फिर बर्थ लेने के जब 13 से 14 साल में जब उसका प्यूबरिटी आता है तो उस समय तक क्या हुआ था, इन सारे उगोनिया में जो उगोनिया था उन सारे उगोनिया मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ और प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्ट होकर के प्राइमरी फॉलिकल बन के रुका हुआ था। वो क्या बना हुआ था, प्राइमरी फॉलिकल बन के रुक गया था। इतना तक तैयार था। फिर जब ये प्यूबरिटी आता है तब प्राइमरी फॉलिकल आगे ग्रो करता है, ये समझना चाह रहे थे। तो क्या होता है ना, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या था, 2 मिलियन उगोनिया बन गया था। फिर बेबी का बर्थ होता है। फिर बर्थ होने के बाद यहाँ से लेकर के उसके बाद उसमें माइटोसिस होके तो जो भी था बर्थ से पहले हो गया, उगोनिया बन गया। फिर इसमें बर्थ के बाद प्राइमरी oocyte जो होता है वो मियोसिस 1 के डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाता है प्यूबरिटी तक, और प्राइमरी फॉलिकल बन के तैयार होता है। अब प्राइमरी फॉलिकल के बाद जब प्यूबरिटी आ जाता है तब इन प्राइमरी फॉलिकल में आफ्टर प्यूबरिटी क्या होता है, आफ्टर प्यूबरिटी यानी जब ये उगोनिया था उसमें बहुत सारा तो डिजेनरेट भी कर रहा था ना, तो प्राइमरी फॉलिकल्स बना, और जब प्यूबरिटी का टाइम आया तो वहाँ से 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बन के तैयार था। समझ में आ रहा है आपको? पहले 2 मिलियन ओगोनिया था, पर जब प्यूबरिटी तक आया तो ये 2 मिलियन ओगोनिया में प्राइमरी फॉलिकल में भी कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक बर्थ से पहले तक में तो ही था। उसके बाद क्या हुआ, इसका नंबर भी डिजेनरेट, बहुत सारा ओगोनिया डिजेनरेट करते करते जब प्यूबरिटी का टाइम आ गया तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्टेड दैट इज़ प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या 60,000 थी, यानी उगोनिया से ही ये बन के आया था। अब ये 60,000 प्रत्येक ओवरी में प्रेजेंट था। आफ्टर जब प्यूबरिटी हुआ तो इसमें क्या हो गया, मियोसिस 1 प्यूबरिटी के बाद जब अब उसमें ग्रो होने लगा, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, और मियोसिस 1 कंप्लीट होकर के वो सेकेंडरी पोलर बॉडी, जब ये क्या कहते हैं कॉपुलेशन होता है तो मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, और मियोसिस कम होने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, और सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या बोलती है, यहाँ से प्राइमरी में इसके बाद इसमें ग्रोथ स्टार्ट होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है प्यूबरिटी के बाद, और बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, और फिर बाद में जाके सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनता है वो बाद में डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं फॉलिकल्स को लेकर के, जो प्राइमरी फॉलिकल्स बना ये कौन स्टेज पे, ये वो स्टेज है जब प्यूबरिटी पे महिला पहुँच चुकी हो, प्यूबरिटी आ चुका है, उसके प्रत्येक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है। प्राइमरी फॉलिकल के सेल्स में अंदर में प्राइमरी oocyte और बाहर में सिंपल लेयर का ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है, जब वो मेंस्ट्रुएशन करने की कैटेगरी टाइम पे आ जाती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में आ जाती है, यानी वह अब जब प्यूबरिटी में आ जाती है तो प्रत्येक मंथ क्या होता है, हार्मोनल चेंज के कारण FSH के कारण फॉलिकुलर स्टिमुलेट करता है, और एक प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनने चले जाता है, और प्राइमरी फॉलिकल में प्यूबरिटी आने के बाद
एक एक जो होता है वो ग्रो करता है और मियोसिस वन कंप्लीट करके सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और इस सेल स्टेज को कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में ग्रेनुलोसा सेल में ग्रो हो गया और एक थीका लेयर उनके बाहर पे प्रेजेंट हो गया, यानी ग्रेनुलोसा सेल ज़्यादा हो गया और एक थीका लेयर प्रेजेंट हो गया। फिर ये आगे ग्रो कर करके जो इसमें क्या हो गया, टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ। टर्सरी फॉलिकल्स में क्या हुआ, ग्रेनुलोसा सेल्स का नंबर और भी बढ़ गया। थीका जो लेयर बाहर बना था वो दो पार्ट में कैटेगराइज हो गया, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। उसके साथ साथ बीच में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना जिसको हम कह दिए एंट्रम या फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज द एंट्रम का फॉर्मेशन हुआ। एंड नेक्स्ट वन इज द ग्रेनुलोसा सेल्स इनके बीच में बन गया, और इस सेल स्टेज को हम कहते हैं क्या, टर्सरी फॉलिकल्स। फिर टर्सरी फॉलिकल्स में ग्रो स्टार्ट हो गया, वो टर्सरी फॉलिकल ग्रो करते गया और बाद में पूरा जाके एक मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल बन गया। ग्राफियन फॉलिकल्स का कहानी ये है कि यहाँ पे जोना पेलोसिडा का लेयर आ जाता है, एंट्रम जो बना था टर्सरी फॉलिकल में वो ग्रो कर जाता है, और यहाँ पे जोना पेलोसिडा आ जाता है सेकेंडरी ओसाइट के पास, और कोरोना थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना सब कुछ था। ये सेकेंड ये ग्राफियन फॉलिकल या इसको कहते हैं मैच्योर फॉलिकल। फिर ओव्यूलेशन भी आता है। ओव्यूलेशन क्या होता है, जो रैप्चर जब होता है ग्राफियन फॉलिकल को, एलएस सर्ज जब होता है और सेकेंडरी ओसाइट का बाहर निकल जाना, इसी को कहते हैं हम ओव्यूलेशन। यानी सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहता है। यानी अभी यहाँ मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट होकर के फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट बना था, फिर मियोसिस 2 होने लगा, पर मियोसिस 2 फिर जाके अरेस्टेड हो जाता है और सेकेंडरी ओसाइट बन के तैयार रहता है, और जब 14वें दिन होता है उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, तो फिर ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, अब देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ते हैं थोड़ा। ये देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो इसमें आता है, फीमेल प्राइमेट्स में आता है, एप में, मंकी में और ह्यूमन बींग में प्यूबरिटी के बाद होता है जो पहला, और ये मीनार्के तक चलता है जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। ओव्यूलेशन प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड वाले डे में होता है। साइकिल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन, पहले मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन को, यानी जो ब्लीडिंग फेज होता है उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 1 से 5 दिन का होता है ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। फॉलिकुलर फेज बनता है जब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप कर रहा था। प्रोलिफरेटिंग फेज, यहाँ पे एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रेनुलोसा सेल को ग्रो करवा रहा था और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा था। फिर जब 14वें दिन तक फॉलिकल ग्रो करते गया, फिर 14वें दिन पर क्या हुआ, एलएच सर्ज हुआ, एलएच बहुत ज़्यादा हुआ और ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी ओसाइट है वो बाहर निकल गया। फिर ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम या सेक्रेटरी फेज में था, या इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। ये 16 से 28वां दिन तक चलते रहता है। एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर एट द 3 से 5 दिन का ब्लीडिंग फेज होता है। इसमें इंडोमेट्रियम का लाइनिंग और ब्लड वेसल का ब्रेक डाउन होता है। तब होता है जब जब क्या होता है, देखो मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर जब 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 जो रिलीज्ड ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, यानी जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फर्टिलाइजर नहीं होगा, स्पर्म नहीं आएगा, तो उस केस में मेंस्ट्रुएशन होता है। और कभी कभी और मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। अगर नो मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो वो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। नो मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट द प्रेगनेंसी में भी इंडिकेट द, वो प्रेगनेंसी को इंडिकेट, कभी कभी हेल्थ इशू के कारण भी नहीं हो पाता है। नो मेंस्ट्रुएशन का बहुत कारण हो सकता है, या तो प्रेगनेंसी हो सकता है, या तो स्ट्रेस हो सकता है, या पुअर हेल्थ हो सकता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, प्राइमरी ओसाइट मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बन गया और इसी टाइम पर इंडोमेट्रियम डिजेनरेट करके प्रोलिफरेस हो गया। तो ओवरी में और यूटेरस में चेंजेज होने लगा और एफएसएच का लेवल बढ़ा था। पीक लेवल 14वें दिन पे हुआ था, जिससे क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था। बाकी कॉर्पस ल्यूटियम टूट करके ये सारे पार्ट था। तो हमने ऊजेनेसिस पढ़ा, ऊजेनेसिस और 14वें दिन के ओव्यूलेशंस को पढ़ा। 2 मिलियन ओगोनिया था, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, फिर मियोसिस, उसके बाद टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर 14वें दिन पे एलएच सर्ज और ओव्यूलेशन हो गया। तो हमने ऊजेनेसिस और ओव्यूलेशंस को भी ख़त्म कर दिया। अब जो अपन का नेक्स्ट टॉपिक है वो किसके बारे में है, सलाइवा के बारे में है। सलाइवा जो होता है ना वो कौन रिलीज करता है, सलेवरी ग्लैंड रिलीज करता है। सलेवरी ग्लैंड एक तरह का क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी के आउटसाइड होता है।
तीन पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड जो चिक के पास होता है, यानी दोनों जो हमारा जो गाल है ना, दोनों साइड जो चिक मतलब दोनों साइड जो होता है, बहुत साइड पे, तीन इधर तीन इधर, इसलिए कहते हैं थ्री पेयर। ठीक है ना, थ्री पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। उसके बाद है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सब मैक्सिलरी या मैंडिबल, मैक्सिलरी और मैंडिबल बोन तो आप देख रहे हैं ना, उसी के पास होता है, यानी जॉ के पास जो होता है उसके लोअर जॉ पे होता है। सब मतलब मैक्सिला के नीचे, मैंडिबल के नीचे, यानी दोनों जॉ बोन है तो जॉ के नीचे हो गया, तो ये हो गया। और सब लिंगुअल, लिंगुअल टर्म यूज करते हैं टंग के लिए, तो टंग के नीचे हो गया, बिलो द टंग, दैट इज़ द सब लिंगुअल। अब इनका डक्ट याद रखना है, यानी ये सभी कैसे होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं ये अपने सिक्रेशंस को डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में लेके आते हैं। तो अलग अलग डक्ट का नाम है, जैसे पैरोटिड ग्लैंड जिसके डक्ट को कहते हैं स्टेंसन्स डक्ट, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर के डक्ट को कहते हैं वाटसन डक्ट्स या सब मैंडिबुलर डक्ट। और जो लिंगुअल वाला जो होता है ना, सबसे छोटा डक्ट होता है, कहा है स्मॉलेस्ट डक्ट ऑफ द सलेवरी ग्लैंड, तो सब लिंगुअल के डक्ट। इसके न्यूमरस बहुत छोटे 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 डक्ट होते हैं और उनको कॉमनली एक साथ कह देते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। समझ में आया? क्या पर है, सलाइवा पढ़ना था तो सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तीन पेयर होता है, बकल कैविटी के आउटसाइड द बकल कैविटी होता है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। वाटसन्स डक्ट, सॉरी स्टेंसन्स डक्ट, वाटसन्स डक्ट और डक्ट ऑफ रिविनस, यहाँ तक पढ़े हम लोग। अब बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवा में क्या क्या है। सबसे पहले तो 90% से 99% तक तो इसमें वाटर है। फिर बाकी में इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जैसे। प्रोटीन के तौर पर एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम तो एक प्रोटीन ही होता है। कौन एंजाइम है? सलेवरी एमाइलेज, जो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। हम बोलते हैं ना कि अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो क्या खाओ? कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि सलाइवा से ही डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो तुरंत आपको एनर्जी मिलेगा, तो ये करता है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइपेज भी होता है जो फैट के डाइजेशन में काम करता है, पर ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ हो नहीं पाता। उसके बाद म्यूसिन भी प्रेजेंट होता है जो विस्कोसिटी और लुब्रिकेशन का काम करता है सलाइवा को, और एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होता है इसमें, और ग्रोथ फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ना वाउंड हेलिंग। अगर छाला पड़ जाता है मुंह में तो वहाँ पे उसको कवर अप करने के लिए सलाइवा ग्रोथ फैक्टर जल्दी से निकालता है, ताकि बकल कैविटी, जो मुंह का जो कैविटी है वो ठीक हो जाए। उसके बाद आता है उसमें एंटी माइक्रोबियल लाइसोजाइम भी पाया जाता है, कोई बैक्टीरिया सबका अटैक नहीं हो सकता, और लैक्टोफेरिन ही होता है, यही एंटी माइक्रोबियल होता है, आयरन से बाइंड करने का एक होता है जो बैक्टीरिया के ग्रो को कम करता है, लैक्टोफेरिन, तो ये भी एंटी माइक्रोबियल है। उसके बाद सलाइवा के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड जैसे कंपोनेंट भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। सलाइवा का फंक्शन होता है डाइजेशन करना, बोले कार्बोहाइड्रेट का सलेवरी एमाइलेज के थ्रू, लुब्रिकेट करना जो भी खाना खाते हैं ना उसको लुब्रिकेट कर देता है। ठीक है, फिर ऑरल हेल्थ भी करता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है तो हेल्थ में काम करता है। टेस्ट में कैसे काम करता है, ये क्या करता है ना, जो फूड पार्टिकल्स है ना उसको उसको इतना लुब्रिकेट कर देता है सलाइवा को, ताकि वो टेस्ट बर्ड्स के पास फूड को पहुंचा सके। तो इस तरह से वो टेस्ट में, यानी टेस्ट बर्ड तक उसको लुब्रिकेट कर दिया, और उसको फैसिलेट करता है कि वो टेस्ट बर्ड तक जाए और खाने का स्वाद पता चले, तो हमको टेस्ट का भी काम किया, और ठीक से प्रोनाउंसिएशन हम कर सकें, तो ये सलाइवा हमको हेल्प करता है, जो स्पीच में हमको हेल्प कर दिया। और अभी जैसा कि बोले कि वाउंड हीलिंग, अगर बकल कैविटी में जो उछाला पड़ जाता है उसको रिकवर करने के लिए भी जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो सलाइवा रिलीज करता है। तो ऐसे फंक्शंस करता है हमारा सलाइवा हमारे मुंह में, और ये सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तीन पेयर होता है, तीनों के वाटसन्स डक्ट, इसके कंपोनेंट ये सब हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखते जा रहे हैं, और ये इनका फंक्शन है। तो हमने सलाइवा को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं हम स्टोमक के बारे में। आपको पता है स्टोमक एक वाइटल ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पता ही होगा आप सबको। और ये अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन कैविटी, देखो लेफ्ट साइड पे होता है, वो भी अपर, किस कैविटी में? एब्डोमेन, नॉट ए थोरेसिक, ये एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट अपर पोर्शन में पाया जाता है। ये मस्कुलर होता है, मसल्स का बना होता है, और 4 मसल्स तो होगा ना, आपको पता है कौन कौन होगा। उसके बाद जे शेप्ड का होगा, और फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है ये। और जो यहाँ मस्कुलरिस का बात की है ना, यहाँ 4 मसल होता है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा,
क्योंकि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हीं 4 मसल्स का बना होता है। उसके बाद एनाटॉमी की बात करें तो स्टोमक 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो ऊपर वाला ईसोफेगस से जो आया, यहाँ वाला पार्ट आता है फंडस, और ये वाला पार्ट जहाँ पे ओपन होता है उसको कहते हैं कार्डियक। मेन सेंट्रल पार्ट को बॉडी कहते हैं, बॉडी। और जो नीचे वाला जो लास्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं पाइलोरिक। फिर यहाँ पे सी सेप ड्यूडेनम में पास आउट हो जाएगा। ईसोफेगस से कार्डियक में जो फूड को गार्डेड करता है एक स्फिंक्टर जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्फिंक्टर। स्टोमक को कहते हैं गैस्ट्रो, और उधर से जो आ रहा है वो आ रहा है ईसोफेगस। सो नाम हो जाता है गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्फिंक्टर। और एक स्फिंक्टर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कहाँ पे होता है, यहाँ सी सेप ड्यूडेनम पे और लास्ट सेप पे होता है। इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो यहाँ पे कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन क्या होता है ना कि टेम्पररी फूड को स्टोर करता है और मैकेनिकल डाइजेशन करता है। मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ केमिकल डाइजेशंस भी करता है। तो आपको पता है कि ये बना होता है 4 मसल का, सब म्यूकोजा मस्कुलरेसिस, सॉरी सेरोसा मस्कुलरेसिस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। सेरोसा आउटर मोस्ट होता है और म्यूकोजा इनर मोस्ट होता है। जो इनर मोस्ट का म्यूकोजा होता है वो बनाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरीके के सेल होते हैं, म्यूकस नेक सेल, पेराइटल सेल और चीफ सेल। म्यूकस नेक सेल का काम होता है थिक म्यूकस निकलना। पैराइटल सेल का काम होता है एचसीएल सिक्रीट करना, जिसका एसिडिटी 1.8 यानी हाईली एसिडिटिक होता है। और उसके साथ साथ एक खास प्रकार का कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकालता है, कौन, पैराइटल सेल। और जो चीप सेल होता है जाइमोजाइन या इसको ऑक्जेंथिक सेल भी कहते हैं, वो आपका पेप्सिनोजेन निकालता है, जो एक क्या है, प्रो एंजाइम यानी इनएक्टिव एंजाइम है। ये एंजाइम एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। उसके बाद अगर HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है, तो उसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी के केस में हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स और पेप्टाइक अल्सर का कारण बनता है। हार्ट बर्न का मतलब ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी के कारण चेस्ट में एकदम जलन टाइप का होता है। एसिड रिफ्लक्स, स्टोमक से खाना ऊपर आपका इसोफेगस और ऊपर आने लगता है बकल कैविटी सब की तरफ, तो इसके कारण इसको कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। और पेप्टिक अल्सर हो जाता है ज़्यादा एसिडिटी के कारण। और हाइपो अगर कम सिक्रेशन होता है तो बैक्टीरियल का ओवर ग्रोथ हो जाता है। और ख़ास प्रकार का एक होता है विटामिन B12 का कम एब्जॉर्सन, क्योंकि जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है ना, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो रिलीज होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्सन में काम करता है। HCl इनको एक्टिवेट करता है, HCl के एक्टिवेट करता है, तब जाके विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। तो अगर 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 गैस्ट्रिक यहाँ पे कम होने लग गया तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्सन नहीं कर पाएगा, और अगर एब्जॉर्सन नहीं करेगा तो उसके कारण विटामिन B12 बॉडी में कम बनेगा। और अगर बॉडी में कम बनेगा तो फिर जो विटामिन B12 है, जो आरबीसी के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, तो B12 के कारण आरबीसी ठीक से नहीं बनेगा, और आरबीसी का कमी हो जाएगा तो बोलेंगे एनीमिया। तो ऐसे एनीमिया को कहते हैं पेरिनीसियस एनीमिया, जो विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। तो ये सारा बात जो था वो स्टोमक से रिगार्डिंग था। ये सारे बातों को हम लोग स्टोमक में पढ़ते हैं और स्टोमक ऐसे कंप्लीट हो जाता है। हमने उसके वाइटल्स ऑर्गन के बारे में पढ़े, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़े, उनके डाइजेस्टिव पार्ट के बारे में पढ़े, वो मैकेनिकल डाइजेशन करता है ये पढ़े, फूड को टेम्पररी स्टोर करता है, वो 4 मसल्स का बना होता है ये पढ़े, और गैस्ट्रिक एसिड में हाइपर एसिडिटी और लोअर एसिडिटी को लेकर के ये सारी बात के साथ स्टोमक को ख़त्म करता है। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो रास मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे सिंगल एन है, डबल एन आ जाता ना तो अभी जो तुरंत हम पढ़े हैं ना इसके बारे में, किसके बारे में, पेप्सिनोजेन, जहाँ वहाँ पे रेनिन भी निकलता था जो बच्चे में डाइजेशन करवाता था, डबल एन वाला, पर यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन कराता था। पर यहाँ पे सिंगल एन है, रेनिन, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का हार्मोन्स है जो रिलीज करवाता है जेजी सेल। अब देखो सब कुछ बताते हैं क्या होता है। आपने किडनी देखा है ना, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। जो नेफ्रॉन होता है ना वहाँ पे ब्लड का क्या, वहाँ पे क्या यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यूरिन्स का फॉर्मेशन होने का मतलब वहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेट हो पाता है, पता लग पाता है कि कितना ब्लड में आता है, यानी ब्लड से ही फिल्ट्रेट होके यूरिन बनता है, इतना आपको पता है। अगर वहाँ पे
खास प्रकार का एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, एक सेट ऑफ सेल्स होता है जो इसको आइडिया लगा पाता है कि ब्लड में क्या कंटेंट है, क्या नहीं है, क्या है, इस सारे कंटेंट को लगाता है। तो उसको उसको जो जो खास प्रकार का स्ट्रक्चर है वो ये देख पाता है कि उसका ब्लड में सोडियम का लेवल कितना है, वाटर का लेवल कितना है, इस सब को वहाँ पे सेंस करता है। तो ये खास प्रकार का स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, जैसे कि ये आपका अगर ये आपका ये है ग्लोमेरुलस है, तो एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल आता है। तो एफरेंट आर्टियोल का जो एफरेंट आर्टियोल पे जेजी सेल और डीसीटी वाला पार्ट जो होता है मैक्यूला डेंसा सेल, और मैक्यूला डेंसा सेल और इनके बीच में एक खास प्रकार का लेसिक सेल होता है। ये ऐसे करके कंबाइन स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे करके कि यहीं पे डीसीटी होगा, डीसीटी का मैक्यूला डेंसा सेल, और बाहर में एंटीरियर जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है उसका जेजी सेल, और बीच में आता है लेसिक सेल। ये सब मिल करके क्या कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को परफॉर्म करवाने का, इनिशिएट करवाने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो मैक्यूला डेंसा सेल होता है ना वो सेंसर की तरह काम करता है, और जेजी सेल एक न्यूरो इंडोक्राइन सेल्स होता है। जब कभी भी ब्लड प्रेशर में सोडियम सबका लेवल कम हो जाए, वाटर कम हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, जीएफआर कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, तो इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, मैकुला डेंसा सेल जो होता है डीसीटी का वो उसको ये कर ले पाता, सेंस कर पाता है कि भाई ब्लड प्रेशर कम हो गया, जीएफआर कम हो गया है। तो क्या करता है, ये डायरेक्ट मैसेज भेज देता है जेजी सेल को, और वहाँ से रिलीज करवा देता है क्या, वहाँ से रेनिन रिलीज करवा देता है। तो मैकुला डेंसा सेल को जैसे पता चल जाता है कि ये ब्लड प्रेशर सब कम हो गया है, जीएफआर सब कम हो गया है, तो वो जेजी सेल से रेनिन निकलवा देता है। रेनिन जैसे निकल गया वो ब्लड में आ गया। ये इंडोक्राइन करता है तो वो अपने सिक्रेशन को ब्लड में छोड़ता है, तो ये भी अपने सिक्रेशन को ब्लड में छेड़ दिया। और उसके बाद क्या होता है, इधर क्या होता है, हमारे बॉडी का जो लीवर है एक खास प्रकार का एंजाइम रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजेन। तो यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजेन को ब्लड में रिलीज कर देता है। तो ब्लड में जैसे रिलीज हो गया, अब रेनिन क्या करता है, इन एंजियोटेंसिनोजिन जो इनएक्टिव एंजाइम होता है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये फर्स्ट में कन्वर्ट होता है। फिर एक आता है लंग से एंजाइम जिसको कहते हैं एसीई एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, बाय लंग्स भेजता है, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये काम करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या करता है, जो ये मैसेज भेजता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और वहाँ पे निकाल देता है अल्डोस्टेरोन जो सोडियम आयन को डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब कराने लगता है। दूसरा ये मैसेज भेज देता है, ये दूसरा काम करता है ये वैसो कॉन्ट्रैक्टर का, यानी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जीएफआर बढ़ जाता है। और तीसरा काम करता है वो रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है पीसीटी से सोडियम आयन को। तो ये सारा काम एंजियोटेंसिन सेकेंड करने लगता है, और जो मेरा ब्लड प्रेशर कम था, जीएफआर कम था, वापस से इसको बढ़ा देता है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म में दो पार्ट याद रखना है। पहला पार्ट जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है स्ट्रक्चर, दो जेजी सेल, मैकुला डेंसा सेल और लिसाक सेल जो स्ट्रक्चर है, और उसके बाद एंजियोटेंसिनोजेन को निकाला, लीवर निकाला, एंजियोटेंसिन फिर लंग्स क्या किया, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट किया, 2 फिर आप कॉर्टेक्स पे काम किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और वहाँ से अल्डोस्टेरोन निकाल दिया, और अल्डोस्टेरोन का फिर क्या हुआ, रीअब्जॉर्ब करके वापस इस मैकेनिज्म को कर लिया। तो इसमें ज़्यादा बात बनाने का नहीं है, लैंग्वेज के फॉर्म में आप इसको जितना खींच सकते हैं आप खींच सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द रास मैकेनिज्म। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हमने अब तक ये सारे पॉइंट को कंप्लीट कर लिए। ये कार्डियक साइकिल पर लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल मेडुला, गैस के oogenesis, सलाइवा, स्टोमक के बारे में पढ़ लिए, और लास्ट की ये रास मैकेनिज्म को पढ़ लिए। तो ये बचता है, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे, और यहाँ तक पार्ट 1 मेरा समाप्त होता है।